नमस्कार। HPRC के अपकमिंग एग्जाम के लिए हमने अलग से एक नई सीरीज चलाई है। इस सीरीज में हम ऑफिशियल सिलेबस को जो है वो डिटेल में कवर करते हैं और जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं वो एज पर ऑफिशियल सिलेबस ही कवर किए जाते हैं। हर एक क्वेश्चन को डिटेल से भी डिस्कस किया जाता है ताकि जो है वो आपका पूरा सिलेबस जो है वो कवर हो सके। और वीडियो के लास्ट में वन लाइनर क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं ताकि जो हिडन चीजें हैं वो भी हम यहाँ पर कवर कर सकें। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे, परंतु उससे पहले अभी TGT आर्ट्स का एग्जाम हुआ है, मतलब स्टार्ट हो गया है होना। तो अभी जो हमें फर्स्ट एनालाइज देखने को मिला है उसमें ये पता चलता है कि हिस्ट्री को जो है वो प्रॉपर इंपॉर्टेंस दी जा रही है और हमारी अभ्यास सीरीज जो है वो काफी हेल्पफुल उसमें साबित हो रही है। दूसरा, इकोनॉमी के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं, तो इकोनॉमी को भी हम जो है वो यहाँ पर एड ऑन कर रहे हैं। और धीरे धीरे जो है यहाँ पर जो जियोग्राफी है वो तो चलो ठीक है, मॉडरेट लेवल की कवर हो रही है, वो वहाँ पर भी वैसी ही पूछी जा रही है। और बाकी की जो सब्जेक्ट है, मतलब इंपॉर्टेंस तो हर एक सब्जेक्ट की है क्योंकि आपको तो मेरिट बनानी है। आपको सिर्फ ये नहीं देखना है कि कौन सा सेक्शन कितने नंबर का पूछा गया। मेरिट में आना है तो हर एक सेक्शन में अच्छा परफॉर्म करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर भी हम हर एक सेक्शन को अच्छे से कवर करेंगे जैसे पहले करते रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, बोलते हैं यहाँ पर इन इकोनॉमीज ऑल प्रोडक्टिव रिसोर्सेज आर ओन्ड एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। तो बोलते हैं कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सभी उत्पाद संसाधनों का जो है वो स्वामित्व एवं नियंत्रण सरकार के पास होता है, उसको जो है वो क्या बोलते हैं। देखिए, अब एक ऐसा सिस्टम आता है जहां पर जितना भी कंट्रोल होता है, जो भी रिसोर्सेज हैं स्टेट में, वो जो है वो सारा का सारा कंट्रोल जो है वो सरकार के पास जो है वो होता है। और इस तरह के सिस्टम को जो है वो क्या बोला जाता है? इस तरह के सिस्टम को जो है वो सोशलिस्टिक सिस्टम जो है वो बोला जाता है या फिर सोशलिस्टिक इकोनॉमी जो है वो बोला जाता है। सोशलिस्टिक इकोनॉमी इसको बोला जाता है। अब हम सोशलिस्टिक की बात करते हैं कि सोशलिस्टिक इकोनॉमी कैसी होती है, ये आपको पता चल के कि किस तरह की इकोनॉमी जहां पर जो है वो जितने भी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं वो सारे सरकार के पास जो है वो होंगे और उनका कंट्रोल सरकार ही जो है वो देखेगी। परंतु इसका अपोजिट भी होता है। अब इसमें जो है कैपिटलिस्टिक एक इकोनॉमी जो है वो आती है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है वो किस तरह की होती है वो भी जानते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इसमें होती है जहां पर प्राइवेट इंडिविजुअल जो होते हैं, बिजनेसमैन जो होते हैं, उनका स्वामित्व जो है वो ज्यादा होता है। ठीक है जी, मतलब जितना भी जो है वो मार्केट में प्रोडक्ट आ रहा है वो प्राइवेट सेक्टर ही जो है वो सारा का सारा जो है वो देखेगा। प्राइवेट सेक्टर बिजनेसमैन ही जो है वो डिटरमाइन करेंगे कि किस चीज़ की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। सप्लाई डिमांड को वही देखते हैं, तो वो एक कैपिटलिस्टिक मार्केट जो है वो आ जाती है। इसमें सरकार का कम से कम जो है वो इंटरवेंशन होता है। और एक जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी भी होती है। इसमें कैपिटलिस्टिक यानी कि प्राइवेट ऑनर भी होते हैं, फ्री मार्केट भी होती है और सोशलिस्टिक सिस्टम भी होता है, सोशलिज्म भी होता है, मतलब गवर्नमेंट का इन्वेंशन भी होता है, सोशल वेलफेयर भी जो है वो किया जाता है। तो वो होती है मिक्स्ड तरह की इकोनॉमी, वो आपने ध्यान रखना है। तो इस तरह से इकोनॉमी का पता चल गया आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं एन इकोनॉमिक कंडीशन व्हेन देयर इज वन बायर एंड मैनी सेलर इज कॉल्ड। तो बोलते हैं कि एक अर्थव्यवस्था या फिर एक ऐसी आर्थिक स्थिति जिसमें जो है वो एक खरीदार है और कई विक्रेता हैं, मतलब खरीदने वाला सिर्फ मैं हूं और आप सब बेचने वाले हैं। तो ऐसा सिस्टम जो आएगा उसको क्या बोलेंगे? उसको जो है वो मोनोप्सनी जो है वो बोला जाता है। मोनोप्सनी बोलते हैं इसको। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। देखिए, मोनोपोली या फिर ओलिगोपोली को लेकर जो है वो कहीं कंफ्यूज मत हो जाना। मोनोपोली जो है वो किसको बोलते हैं? मोनोपोली का भी आपको पता होना चाहिए कि मोनोपोली मार्केट जो है वो उस मार्केट को बोलते हैं जहां पर मोनोपोली उसमें बोलेंगे जब एक जो है वो सिंगल कंपनी जो है वो अकेली जो है वो चीजों को प्रोवाइड करवाने वाली होगी। ठीक है, इसमें लोगों के पास ज्यादा चॉइसेस जो है वो नहीं होंगी। ठीक है, वो मोनोपोली जो है वो हो जाती है। एक ओलिगोपोली भी जो है वो आता है। ओलिगोपोली जो है वो क्या होता है? जिसमें जो है वो थोड़ी सी कंपनियां होंगी परंतु वो सारी की सारी मार्केट के ऊपर जो है वो हावी होंगी, उनके द्वारा सारी मार्केट को जो है वो कंट्रोल किया जा रहा है। अगर हम ओलिगोपोली के कुछ एग्जांपल देखेंगे तो आप आज टेलीकॉम सेक्टर में देख लीजिए, जियो, एयरटेल, ये सब ज्यादा मेजर वे में जो है वो चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं। वोडाफोन आइडिया भी बेशक है, BSNL भी बेशक है, परंतु ज्यादा जो कंट्रोल किया जा रहा है वो जियो, एयरटेल के द्वारा किया जा रहा है। एविएशन सेक्टर में देखेंगे अगर आप, तो अभी आपको देखने को मिलेगा कि इंडिगो जैसे जो बड़े प्लेयर हैं, एयर इंडिया जैसे प्लेयर हैं, वो मार्केट को ज्यादा कंट्रोल करते हैं। यहाँ से बहुत ज्यादा नुकसान भी होता है। जैसे इंडिगो ने पीछे जैसे क्या किया, वहां पर सिस्टम में थोड़ा सा माल फंक्शनिंग हो गई और वहां से पूरा का पूरा सिस्टम ही हिल गया एविएशन सेक्टर का। ठीक है, जब पूरी मार्केट कंट्रोल कर रहे हैं भाई, तो उसके बाद जब
थोड़ा सा दिक्कत होगी तो पूरा का पूरा देश वहाँ से हिल जाता है, तो ये नुकसान भी होता है। तो 3 टर्म आपने समझ ली, ओलिगोपॉली समझ ली, मोनोपॉली आपने समझ ली और मोनोप्सनी आपने समझ ली। तो इतना समझ लिया काफ़ी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं द डिमांड फॉर अ कमोडिटी और सर्विस विच इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डिमांड फॉर समथिंग एल्स इज कॉल्ड। तो बोलते हैं किसी वस्तु या सेवा की मांग जो किसी और चीज की मांग का परिणाम है उसे क्या कहा जाता है। देखिए यहाँ पर बड़ा डिटेल से समझना कि क्या है ये। बोलते हैं द डिमांड फॉर कमोडिटी और सर्विस, किसी भी चीज की डिमांड जो है वो बोलते हैं किसी भी वस्तु या सेवा की मांग जो किसी और चीज की मांग का परिणाम है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे बोलते हैं डिराइव्ड डिमांड उसको बोला जाता है। जैसे आप एक घर बना रहे हैं तो घरों की डिमांड मान लीजिए बहुत ज़्यादा हो गई है, परंतु घर की डिमांड के लिए आपको क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, आपको ईंट चाहिए, पत्थर चाहिए, सीमेंट चाहिए, तो उन चीज़ों की डिमांड बढ़ जाएगी। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल देकर समझे, ये है डिराइव्ड डिमांड कर डिराइव्ड डिमांड का पता चल गया। यहाँ से इतना ही समझेंगे हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं यहाँ पर हु वॉज द स्पाई हु इनिशिएटेड द फर्स्ट मेजर disturbance of the revolt of 1857 at बैरकपुर by अटैकिंग अ ब्रिटिश ऑफिसर। तो बोलते हैं वह सिपाही कौन था जिसने एक ब्रिटिश अधिकारी पर हमला करके बैरकपुर में 1857 के विद्रोह की पहली बड़ी गड़बड़ी शुरू की थी। तो ये जो पहला एक इनिशिएट किया गया था ये मंगल पांडे के द्वारा किया गया था। जब आपने 1857 का रिवोल्ट पढ़ा होगा, चाहे कहीं से भी पढ़ा हो, किसी भी किताब से पढ़ा हो, तो सबसे पहले आपने मंगल पांडे का नाम जो है वो जरूर पढ़ा होगा। मैं 1857 के विद्रोह पर जरूर फोकस कर रहा हूँ 2-3 पार्टों से, क्योंकि यहाँ से एक्सपेक्टेड है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा किसी न किसी फॉर्म में। जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो क्या क्या तरह से चीजें हुई थी, क्या क्या जो था वो हुआ था। अब देखिए मंगल पांडे था एक बहादुर सिपाही आप कह लीजिए, इसके द्वारा जो है वो इनिशिएट किया जाता है और उसके बाद ही जो है वो देश के अलग अलग हिस्सों में जो है 1857 के विद्रोह की क्रांति जो है वो भड़कती है। अब देखिए कई बार पूछ लिया जाता है कि मंगल पांडे को जो है वो फांसी की सजा भी दी गई, वो कब दी गई थी। मंगल पांडे को अप्रैल महीने में अप्रैल की 8 तारीख को 1857 में जो है वो फांसी की सजा जो था वो दे दी गई थी। और फिर बाद में चलकर देश के अलग अलग हिस्सों में जब ये विद्रोह पहुंचा जाकर तो दिल्ली में जाकर बहादुर शाह बख्त खान के द्वारा इसको लीड किया गया, कानपुर में नाना साहिब तांते टोपे के द्वारा, लखनऊ में बेगम हजरत महल के द्वारा, झांसी में रानी लक्ष्मी के द्वारा, ग्वालियर में तांते टोपे के द्वारा, इलाहाबाद में लियाकत अली के द्वारा, जगदीशपुर में कंवर सिंह के द्वारा, अमर सिंह के द्वारा और बरेली में खान बहादुर के द्वारा, फैजाबाद में मौलवी अब्दुल्ला के द्वारा। तो और इस आंदोलन को दबाने के लिए जो है वो सैन्य अधिकारी भी जो है वो अपॉइंट किए गए। जैसे दिल्ली में विद्रोह को दबाने के लिए निकलसन और हडसन को जो है वो अपॉइंट किया गया था। झांसी में इस विद्रोह को दबाने के लिए जो है वो जनरल ह्यूरोज को अपॉइंट किया गया था। कानपुर और लखनऊ में इस विद्रोह को दबाने के लिए कॉलिन कैंपवेल को अपॉइंट किया गया था। इलाहाबाद में दबाने के लिए कर्नल नील को अपॉइंट किया गया था। फैजाबाद में इसको दबाने के लिए जनरल रेनॉल्ड को अपॉइंट किया गया था। बेराली में जो है वो बिसेंट आयर को जो है वो अपॉइंट किया गया था। तो इस तरह से अलग अलग ब्रिटिश अधिकारी भी जो है वो इसको दबाने के लिए अपॉइंट किए गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं वेयर आर द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स लोकेटेड इन इंडिया। तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो इंडिया में कहाँ पर स्थित है। ये स्थित है बिटवीन ईस्टर्न घाट एंड बे ऑफ बंगाल। तो ये जो ईस्टर्न कोस्ट है ना, ये ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच में जो है वो स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ईस्टर्न घाट ये वाला क्षेत्र, यहाँ वाला क्षेत्र जो है वो आता है और यहाँ पर लगती है ये बे ऑफ बंगाल। तो ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल आपने ध्यान रखना है। तो हमारा जो ईस्टर्न घाट है ना वो आपको पता चल गया। यहाँ पर ईस्टर्न घाट जो है वो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच में आता है। मैप में दूसरी तरफ आपको वेस्टर्न घाट देखने को मिल जाएगा और वहाँ पर अराबियन सी जो है वो उस साइड जो है वो लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं द यूनिट यूज्ड फॉर मेजरिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पोजेस्ड बाय अ बॉडी इज। तो बोलते हैं कि किसी वस्तु के पास गतिज ऊर्जा को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली इकाई जो है वो कौन सी है। तो बोलते हैं द यूनिट यूज्ड फॉर मेजरिंग द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी इज। तो इसको जूल जो है वो बोलते हैं। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको क्या बोला जाता है, इसको जूल जो है वो बोला जाता है। द यूनिट यूज्ड फॉर मेजरिंग द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड जूल। तो अलग अलग तरह के यूनिट जो है वो इस्तेमाल होते हैं हमारी साइंस में। जैसे कि यहाँ पर पास्कल दिया गया है। पास्कल जो है वो किसके यूनिट हैं, तो ये प्रेशर के
यूनिट जो है वो आ जाएंगे। प्रेशर के यूनिट कई बार पूछ ले जाएं तो पास्कल उसके यूनिट जो है वो आते हैं। यहाँ पर जो है वो केल्विन भी दिया गया है। केल्विन जो है वो किसके यूनिट है, तो केल्विन आपको पता होना चाहिए कि टेम्परेचर को जब आप मेजर करते हैं तो उसके अलग अलग यूनिट हैं। केल्विन इज वन ऑफ देम। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हेनरी भी दिया गया है। अगर हम हेनरी की बात करते हैं कि हेनरी जो है वो किसके यूनिट हैं, तो हेनरी का ध्यान रखना है कि ये इंडक्टेंस के जो है वो यूनिट हैं। तो ये 4 ऑप्शन भी आपके साथ में क्लियर हो गए। पास्कल यूनिट क्लियर हो गया, केल्विन क्लियर हो गया, जूल क्लियर हो गया, हेनरी जो है वो क्लियर हो गया। ये पता होना चाहिए आपको बेसिकली कि किस चीज़ के यूनिट क्या है, या फिर ये जो है वो किसका यूनिट है। किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जाए आप हर तरह से आंसर देने के लिए जो है वो तैयार होने चाहिए, फिजिकली भी और मेंटली भी। अगला क्वेश्चन देखिए, सारी की सारी गेम जो है ना वो सारी की सारी गेम आंसर करने की ही है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के TJVT एग्जाम के लिए, पटवारी एग्जाम के लिए, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी स्टडी को प्रॉपर शेप जो है वो दे सकते हैं। देखिए सारी की सारी जो खेल यहाँ पर खेला जाता है वो खेला जाता है कि आप किस तरह से क्वेश्चंस के आंसर देंगे और किस तरह से जो है वो आप मेरिट में टॉप करेंगे। डिपेंड नहीं करता कि आप क्या पढ़े हैं, डिपेंड ये करता है कि आप आंसर पेपर में जाकर जो है वो क्या आंसर करते हैं। अगर आपने आंसर सही कर दिया तो आपकी सिलेक्शन जो है वो फाइनल है और आप जो है सबसे ऊपर जो है वो वहां पर माने जाते हैं। देखिए कहा जाता है ना कि जो जीता वही सिकंदर, तो जीतने वाले की हमेशा ही जो है वो जय हुई है, परंतु जिसने मेहनत की है उसकी मेहनत को कहीं ना कोई रंग जरूर मिलता है और कहीं ना कहीं पर वो पॉजिटिव रिजल्ट भी जो है वो आता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है मेहनत करना, वही आप कर सकते हैं। और मेहनत करने के बाद कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, उन चीज़ों को कंट्रोल भी मत कीजिए, वो ऑटोमेटिकली आपके अनुकूल जो है वो आएंगी। तो मेहनत कीजिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस इलेक्ट्रिसिटी इन साइंटिफिक टर्म। तो इलेक्ट्रिसिटी को साइंटिफिक टर्म में कैसे डिफाइन करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन क्या ऐसे किया जा सकता है, द मूवमेंट ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल। तो इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली है क्या, इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली मूवमेंट ही है चार्ज्ड पार्टिकल का। जो चार्ज्ड पार्टिकल है वो मूव कर रहे हैं और वही इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, जिसको आप बिजली बोलते हैं, जो घरों में बड़े बड़े काम कर देती है, बल्ब जलाने से लेकर जो है वो बड़ी बड़ी मशीनों को चला देती है, वो इलेक्ट्रिसिटी है। तो वो मूवमेंट है चार्ज्ड पार्टिकल का। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं यहाँ पर, बोलते हैं व्हाट इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी इन इंडियन पार्लियामेंट। एक पैक कर कमेटी आ गई, पैक यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी आ गई। बोलते हैं इस भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का प्राथमिक कार्य है क्या। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी का प्राथमिक कार्य है क्या, इसका प्राथमिक कार्य है टू एग्जामिन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड एंश्योर अकाउंटेबिलिटी। मतलब गवर्नमेंट जो खर्चा कर रही है उसको एग्जामिन करना और अकाउंटेबिलिटी जो है वो एंश्योर करना कि किसी ना किसी की तो अकाउंटेबिलिटी हो। आफ्टर ऑल हम जो है वो एक पार्लियामेंट सिस्टम है, हमारे पास पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट कहाँ पर काम आएगी, जहाँ पर चुने हुए प्रतिनिधि गए हैं तो उनका कुछ ना कुछ तो काम बनेगा ही। अब हम पैक की बात करते हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी की, कि ये किस तरह की कमेटी जो है वो होती है। पब्लिक अकाउंट कमेटी का आपने ध्यान रखना है कि ये एक ऐसी कमेटी है जिसमें 22 मेंबर जो है वो होते हैं। ये 22 मेंबर कहाँ से आते हैं, कौन होते हैं, तो इसमें इलेक्टेड मेंबर होते हैं। इसमें से जो 15 मेंबर होते हैं वो लोकसभा से जो है वो जाते हैं और 7 मेंबर जो जाते हैं वो राज्यसभा से जो है वो जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर टोटल 22 मेंबर जो है वो होते हैं। इनका जो टेन्योर होता है, इनकी जो टर्म होती है दीज मेंबर, ये 1 ईयर टर्म के लिए जो है वो होते हैं और हर साल जो है ये चुने जाते हैं। ठीक है जी, ये आपने जो है वो पैक के बारे में जो है वो ध्यान रखना है, पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में। अच्छा, और ये जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है इसमें चेयरमैन भी होते हैं। चेयरमैन को कौन नॉमिनेट या फिर इलेक्ट करता है, तो वो स्पीकर ऑफ द लोकसभा जो है वो करता है। स्पीकर ऑफ लोकसभा करते हैं, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्वेश्चन है। बोलते हैं द एक्रोनियम यहाँ पर दिया गया है POSDCORB। इसको आप पोस्ट कॉर्प कर बोल सकते हैं, वॉज क्वाइंड बाय। तो ये है क्या पोस्ट कॉर्प और इसको किसके द्वारा क्वाइन किया गया था। पहले क्वाइन करने वाले का नाम जानिए, फिर हम डिटेल से जानेंगे। इसको क्वाइन किया गया था लूथर गुलिक के द्वारा। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। लूथर गुलिक ने इसको जो है वो क्वाइन किया था। ये जो पोस्ट कॉर्प कर है इसका पूरा नाम होता है P स्टैंड फॉर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, coordinating, reporting and budgeting, and introduced by the
लूथर गलिक इन 1930s में ये दिया गया था। तो ये ध्यान रखना, POSDCORB जो है वो किसके लिए स्टैंड जो है वो करता है। हो सकता है इसका पूरा नाम ही एग्जाम में पूछ ले जाए, हो सकता है ये पूछ लिया जाए कि ये जो है वो POSDCORB का पूरा नाम क्या है या फिर किसके द्वारा ये टर्म दी गई थी। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग और बजटिंग, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। और जब भी आप कभी एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे तो यही तो चीज़ें होती हैं, प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, स्टाफ करना या फिर डायरेक्ट करना, कोऑर्डिनेट करना, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ जोन ऑफ इंडिफरेंस इज एसोसिएटेड विद विच एडमिनिस्ट्रेटिव थीम। तो बोलते हैं कि इंडिफरेंस जोन की अवधारणा किस प्रशासनिक विषय से जुड़ी हुई है। तो ये जो है वो जुड़ी हुई है अथॉरिटी से। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये अथॉरिटी से जुड़ी हुई है। बोलते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ जोन ऑफ इंडिफरेंस इज द सेंटर ऑफ द एक्सेप्टेंस ऑफ थ्योरी ऑफ अथॉरिटी। तो थ्योरी ऑफ अथॉरिटी से जो है ये जुड़ा हुआ है। अ की थीम इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रोड्यूस्ड बाय, ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस हुई, ये चेस्टर बार्नार्ड के द्वारा जो है वो इंट्रोड्यूस जो था वो हुई थी। इट डिस्क्राइब द रेंज वेयर एम्प्लॉयज विल एक्सेप्ट ऑर्डर, यहाँ पर जो है वो एम्प्लॉय जो है वो ऑर्डर को जो है वो एक्सेप्ट करते हैं विदाउट क्वेश्चनिंग, मतलब वो कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे। जो अथॉरिटी है उसको जो है वो लेजिटिमेट जो है वो माना जाता है और ऑर्डर जो है वो उनको मानने पड़ते हैं। तो इस तरह से जो है ये थ्योरी ऑफ अथॉरिटी जो है वो है, जो द कॉन्सेप्ट ऑफ जोन ऑफ डिफरेंस इज सेंट्रल टू एक्सेप्टेंस थ्योरी, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है जी, ये आपको पता चल गया। अब हमारे पास कुछ वन लाइनर क्वेश्चन चलते हैं और काफ़ी वन लाइनर क्वेश्चन हमारे पास हैं, तो अच्छा रिवीजन आपका यहाँ से होगा, थोड़ा ध्यान से सुनना इनको मन लगाकर। सबसे पहला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे, कौन सी क्लैन थी इनकी। तो ये शाक्य वंश से जो था वो संबंधित थे, शाक्य वंश इनका ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं, कलिंग युद्ध के बाद किस स्रोत में सम्राट अशोक के रूपांतरण की जानकारी मिलती है। तो किस स्रोत से मिलती है, ये 13वां शिलालेख था जहां से जो है वो सम्राट अशोक के रूपांतरण की जानकारी जो है वो मिलती है। तो शिलालेख जरूर पढ़ लेना, यहाँ से पहले, आज से पहले तो क्वेश्चन पूछे ही गए हैं। आगे बोलते हैं, 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था। तो पहले ध्यान रखना है कि ये दिलवाड़ा मंदिर कहाँ प्रसिद्ध है, ये राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है और ये तेजपाल के द्वारा जो था वो बनवाया गया था। बोलते हैं, किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था। तो ये बघेल भीम के द्वारा हराया गया था। इनको राजा भीम सेकंड भी जो है वो बोल देते हैं, भीम द्वितीय कर भी जो है वो इनको बोल दिया जाता है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि भीम द्वितीय के द्वारा हराया गया था। बोलते हैं, दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया वो कौन थे, वो मोहम्मद बिन तुगलक थे। परंतु बाद में चलकर जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको क्या जानने को मिलता है कि जो सती प्रथा थी उसके ऊपर पूरी तरह से बैन जो है वो किसके द्वारा लगाया गया था। सती प्रथा के ऊपर जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बैन लगाया था। आगे बोलते हैं, चित्तौड़ का कृति स्तंभ बोलते हैं किसने बनवाया था। तो ये राणा कुंभा के द्वारा जो था वो बनवाया गया था। नेक्स्ट वन क्वेश्चन में बोलते हैं, अकबर का दीने इलाही बनाने का मूल उद्देश्य क्या था। इसका जो उद्देश्य था वो था विश्व बंधुत्व, मतलब लोगों में धर्म को लेकर लड़ाई न हो, एक भाईचारा लोगों में जो है वो आए, तभी अकबर ने ये दीने इलाही की स्थापना जो था वो करवाई थी। आगे बोलते हैं, मराठा राज्य में पेशवा व्यवस्था किसने शुरू की थी। तो मराठा राज्य में पेशवा व्यवस्था बालाजी विश्वनाथ के द्वारा शुरू की गई थी। बोलते हैं, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था तो उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है वो गठन हुआ था तो भारत का जो मुगल बादशाह था वो अकबर जो था वो हुआ करता था, अकबर हुआ करता था। और अकबर का भी हम पढ़ते हैं कि अकबर के दरबार में जो है वो ईसाइयों का मिशन आया था, जिसको जो है वो जेसुइट मिशन जो है वो बोला जाता था। ये लगभग जो है वो अकबर के दरबार में 3 बार जो था वो आया था। अकबर ने सती प्रथा को रोकने के प्रयास भी किए। अकबर ने विधवा विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान की थी। शराब की बिक्री पर रोक इसके द्वारा जो था वो लगाई गई थी। इसके दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे, वो भी इंपॉर्टेंट है। आगे बोलते हैं, गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था। तो गांधी जी ने भगवत गीता को अपनी माता जो था वो कहा था। दीन बंधु मित्र द्वारा लिखी गई पुस्तक नील दर्पण का अंग्रेजी
में अनुवाद किसने किया था? तो अंग्रेजी में अनुवाद इसका किसके द्वारा किया गया था? इसका मधुसूदन दत्त के द्वारा जो था वो अनुवाद किया गया था। तो दीनबंधु मित्र द्वारा लिखी गई पुस्तक नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद जो था वो मधुसूदन दत्त के द्वारा किया गया। बोलते हैं भारत भूमि पर सर्वप्रथम 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने किस नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था? तो भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा 12 अप्रैल 1944 को जो है वो मोइरांग मणिपुर में जो था वो फहराया गया था और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फहराया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने जो था वो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी की थी। अच्छा, कब ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी ये आप कमेंट कर जो है वो जल्दी से बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी जी को श्वेत लोगों द्वारा पीटा और सम्मान सहित डिब्बे से नीचे फेंक दिया गया था? तो बोलते हैं कि गांधी जी को जो है वो श्वेत लोगों के द्वारा पीटा गया था। तो ये जो है वो मेरिट्सबर्ग में जो था वो पीटा गया था। अब आप कहेंगे कि ये तो नाम सुना नहीं है, आपने पीटर मेरिट्सबर्ग जरूर सुना होगा। तो ये वही है जहां पर पीटर मेरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर जो है ये घटना घटी थी। तो पीटर मेरिट्सबर्ग आपने ध्यान रखना है। बोलते हैं नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने भारत में एक आंदोलन शुरू किया था जिसका नाम क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन इसको बोलते थे। नौजवान भारत सभा किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो ये सरदार भगत सिंह के द्वारा जो था वो नौजवान भारत सभा स्टार्ट की गई थी। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो भारत की जो संविधान सभा थी वो कैबिनेट मिशन के कहने पर जो था वो बनाई गई थी। आगे बोलते हैं भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम कितने राज्यों में राज्य दल की मान्यता प्राप्त करना आवश्यक है? तो कम से कम बोला गया है। तो ये 4 राज्यों में कम से कम जो है वो मान्यता प्राप्त करना जो है वो जरूरी है। तो अगर किसी भी पार्टी को जो है वो नेशनल पार्टी जो है वो इंडिया में बनना है तो उस पार्टी को एटलीस्ट जो है वो 4 राज्यों, कम से कम 4 राज्यों में जो है वो स्टेट पार्टी होना जो है वो अनिवार्य है। बोलते हैं भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? तो पहले चुनाव आयुक्त डॉक्टर सुकुमार सेन जो था वो बने थे। डॉक्टर सेन का नाम ध्यान रखें। बोलते हैं भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो भारत के संविधान में भारत को जो है वो राज्यों का संघ जो है वो कहा गया है। हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये अमेरिका के संविधान से जो है वो ली गई है। हमारे देश में जो जुडिशरी का कॉन्सेप्ट लिया गया है वो अमेरिका से लिया गया है। बोलते हैं वो कौन सा मौलिक अधिकार है जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का दिल कहा था? तो संविधान का दिल संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को कहा था। ये कौन से आर्टिकल में आती है? ये आर्टिकल नंबर 32 में आता है। आर्टिकल नंबर 32 को जो है वो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का दिल, हार्ट एंड सोल जो था वो कहा था। आगे बोलते हैं जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हों तो राष्ट्रपति पद पर अस्थायी रूप से कौन काम करता है? तो राष्ट्रपति का जो पद है उस समय देखा जाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो संवैधानिक अध्यक्ष जो है वो राष्ट्रपति ही होता है। यहाँ पर संवैधानिक अध्यक्ष पूछा गया है। आगे बोलते हैं मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति जो है वो उत्तरदायी होता है। हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम कब दिया गया था? ये जो अभी आप लोकसभा देखते हैं इसको पहले हाउस ऑफ द पीपल बोलते थे और 1954 में इसको जो है ये नाम दिया गया था लोकसभा। इससे पहले हाउस ऑफ द पीपल ये होता था। संसार का सबसे बड़ा द्वीप जो ग्रीनलैंड है वह किस देश का अभिन्न अंग है? तो ग्रीनलैंड न्यूज में भी है। तो ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क का भाग है। ये जरूर ध्यान रखें, स्टार लगा लीजिए, ये पक्का देखने को मिलेगा ऐसा क्वेश्चन कहीं ना कहीं पर। बोलते हैं 3 बीघा कॉरिडोर किन देशों को जोड़ता है? तो 3 बीघा कॉरिडोर भारत और बांग्लादेश को जो है वो आपस में जोड़ता है। बोलते हैं किस महाद्वीप को जो है वो अंधकारमय महाद्वीप की संज्ञा दी जाती है? तो अंधकारमय महाद्वीप जो है वो अफ्रीका को जो है वो बोलते हैं। अफ्रीका ध्यान रखें। नक्शों पर क्षेत्रफल मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को क्या कहते हैं? तो इसको जो है वो प्लेनीमीटर जो है वो बोलते हैं। आगे बोलते हैं धूमकेतु किसके परिता प्रक्रमण करते हैं? तो ये सूर्य के चारों ओर प्रक्रमण करते हैं। बोलते हैं कौन सा समुद्र पतन राउरकेला स्टील संयंत्र के सबसे नजदीक है? तो ये जो राउरकेला स्टील प्लांट आता है इसके नजदीक, सबसे नजदीक पारादीप जो है वो आता है। कई बार पूछा जाता है कि ये राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ पर आता है? तो ये उड़ीसा स्टेट में जो है वो आता है। कई बार पूछा जाता है कि ये पारादीप यानी कि इसको आप परदीप
कर भी जो है वो पढ़ते हैं। ये जो प्रदीप पोर्ट आता है ये कहाँ पर जो है वो आता है, तो प्रदीप पोर्ट आपने ध्यान रखना है ये उड़ीसा में जो है वो आता है। पारादीप आपने ध्यान रखना है। बोलते हैं भारत में हरित क्रांति को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो इसको बीज उर्वरक और सिंचाई क्रांति भी बोलते हैं। भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो ये लद्दाख का पठार है। आगे बोलते हैं किस हिमालयी चोटी को सागर माथा भी कहते हैं, तो ये माउंट एवरेस्ट को बोलते हैं। भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है, तो ये गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है। माउंट एवरेस्ट का क्वेश्चन पिछले कल भी हमने 48 नंबर पार्ट में पढ़ा था। बोलते हैं देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने तैयार किया था, तो वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। बोलते हैं देश में कौन से 3 वर्षों की अवधि को योजना अवकाश का नाम, यानी कि जो प्लान हॉलीडे था वो कब से लेकर कब तक था, वो 1966 से लेकर 1969 तक था। 1966 से 1969 तक। बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण किसके द्वारा होती है, तो ये मांग और पूर्ति से होती है। ठीक है, डिमांड सप्लाई से होती है। बोलते हैं आर्थिक आयोजना किसका अनिवार्य अभिलक्षण है, तो वो समाजवादी अर्थव्यवस्था का है। बोलते हैं फोटोग्राफी की फिल्म बनाने के लिए सिल्वर के कौन से लक्षण का प्रयोग होता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग होता है। ये भी हम पढ़ चुके हैं इसी सीरीज में 2-3 पार्ट पीछे। आगे बोलते हैं किस गैस को मार्स गैस का नाम दिया जाता है, तो मिथेन को CH4 कर जो है वो इसको लिखते हैं। मिथेन को वैसे CH4 कर, तो यहाँ पर मिथेन आपने ठीक करना है, मिथेन को बोलते हैं। बोलते हैं दूध में कौन सा प्रोटीन सकरसा युग्म होता है, तो इसमें कैसिल लैक्टोज जो है वो होता है। आगे बोलते हैं रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है, तो विटामिन के जो है वो आता है। इंग्लिश में बोलूं तो ब्लड क्लॉटिंग में जो है वो कौन सा विटामिन हेल्पफुल होता है, तो ब्लड क्लॉटिंग में जो है वो विटामिन के होता है। नाइलोन है, तो नाइलोन जो है इसको जो है पॉलीएमाइड भी जो है वो बोलते हैं। बोलते हैं दुग्धजनक हार्मोन का स्राव कहाँ पर होता है, तो दुग्धजनक हार्मोन का स्राव जो है वो पीयूष ग्रंथि में होता है। सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, तो ये गुंजन पक्षी है, जिसको हम्बिंग बर्ड जो है वो आप बोलते हैं। हम्बिंग बर्ड सबसे छोटा पक्षी है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ्रेंसेस लेड टू द फ्रेमिंग ऑफ रियो डिक्लेरेशन, तो बोलते हैं निम्नलिखित में से किस सम्मेलन ने रियो घोषणा को तैयार करने का नेतृत्व किया, ये आप कमेंट कर बताएंगे। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। इससे पिछले एडिशन में हम इस क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।